औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उसका योगदान। शिक्षित भारतीयों ने अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में भले ही संजोकर रखा, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक अनुसंधान की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, तो उन्हें विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसीलिए सन 1776 में मनुस्मृति, जो आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, का अंग्रेजी में अ कोड ऑफ जेंटुलेट्स शीर्षक से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों को और मुस्लिम व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास, जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम जोन्स सन 1746 से 94 द्वारा की गई। पहली बार उन्होंने ही संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया। सन 1789 में उन्होंने एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर्वप्रचलित हिंदू ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने सन 1785 में किया। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। विलियम जोन्स ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा से बहुत मिलती थी। इससे जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के समय यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एफ. मैक्स म्यूलर सन 1823 से 1902 से मिला, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भली भांति समझा दिया कि जिन पराये देश के लोगों पर वे शासन कर रहे हैं, उनके व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों को उजागर करने की कोशिश की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स म्यूलर के संपादन में प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया। पूर्वी पवित्र ग्रंथमाला, सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 ग्रंथों की अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया गया, जिनमें से कई विविध खंडों में थे। इनमें कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों को प्रमुखता दी गई थी। इन ग्रंथों एवं इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स म्यूलर और अन्य पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक तानाशाही शासन के अभ्यस्त हो चुके थे और वे अध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं था। पश्चिमी विद्वानों ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने न तो राष्ट्रवाद को अनुभव किया था और न ही किसी तरह के स्वशासन को। ऐसे कई सामान्यीकरण विंसेंट आर्थर स्मिथ सन 1843-1920 द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किए गए थे, जिन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था। जो स्रोत उस वक्त उपलब्ध थे उनके गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्यपुस्तक के रूप में होता रहा और इसे विद्वानों द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वफादार सदस्य के तौर पर उन्होंने प्राचीन भारत में विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में सिकंदर के आक्रमण की चर्चा है। उसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित या स्वेच्छावारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले राजनीतिक एकता को अनुभव नहीं किया गया था। उनका आंकलन यह है कि भारत में एकतंत्र या तानाशाही ही एकमात्र शासन का रूप रहा। भारत के इतिहासकार भी ऐसा ही मानते हैं। सारांशतः भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्याख्या में भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर दिखाते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया। इनमें से कुछ विचारों को एक हद तक वैधता भी मिली। चीनियों की तुलना में भारतीयों में कालक्रम को यह पदबंध वस्तुतः भारतीय नागरिकों के रोजमर्रे की जिंदगी में धर्म के चरम हस्तक्षेप पर व्यंग्य सा प्रतीत होता है।
धार्मिक जीवन में भारतीय नागरिक इतने तल्लीन हो गए थे कि वे सामाजिक और राजनीतिक शासन की लापरवाही के प्रभाव के बारे में सोचना भी भूल गए थे, लेकिन कोई विशेष बोध व अभिरुचि नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि कुछ प्राचीनतर चरण में महत्वपूर्ण घटनाओं को गौतम बुद्ध की मृत्यु के संदर्भ में क्रमानुसार निर्धारित किया गया। औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा निर्मित मान्यताएं कुल मिलाकर या तो निराधार थीं या अतिशयोक्ति से ग्रसित। फिर भी इनका इस्तेमाल निरंकुश ब्रिटिश शासन के विस्तार की प्रचार सामग्री के रूप में हुआ। भारतीय परंपरा में एकल व्यक्ति शासन पद्धति पर जोर देकर अपनी शासन व्यवस्था को सही ठहराने का आग्रह दिखता था, जिसमें सारी शक्तियां केवल वायसराय के हाथ में होती थीं। इसी तरह यदि भारतीय दूसरी दुनिया की समस्याओं से ग्रस्त थे तो ब्रिटिश औपनिवेशिक मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में अपने कामकाज को कैसे संभालते? इन तमाम सामान्यीकरण की मान्यताओं के जरिए वे यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।